दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभय क्लासेज में। आज हम जूनियर असिस्टेंट 2016 और आबकारी परीक्षा 2016 के इंटरव्यू के विषय में चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। आपने अगर इससे पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके उन तीनों लेक्चरों को देख लीजिएगा। तो आज चौथे लेक्चर में हम बात करते हैं कि शिक्षा से संबंधित कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो जब आप एंट्री करते हैं, एंट्री करके वहाँ बैठते हैं जाकर, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि शिक्षा से संबंधित जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप इसका उत्तर देंगे कि सर मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। जिसकी स्नातक है वो स्नातक बताएगा और जिसकी परास्नातक है वो परास्नातक बताएगा। जिसने इंटर किया है वो इंटर बताएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन तो यहाँ दे दिए हैं पर इसके उत्तर नहीं दिए हैं। उत्तर आप सभी अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अगर इंटरव्यू बोर्ड में पूछते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है तो आप बता दीजिएगा सर मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। जिसकी जो भी योग्यता होगी वो वही योग्यता वहाँ बताएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि झूठ बिल्कुल भी मत बोलिएगा। इंटरव्यू बोर्ड में जो सदस्य होते हैं वो उच्च अधिकारी होते हैं और वो रोज़ पब्लिक से डीलिंग करते हैं। उनका काम ही डीलिंग करना होता है। तो उनको इस बात की खबर चेहरा देखकर ही इस बात को पढ़ लेते हैं कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन व्यक्ति सच बोल रहा है। तो आप झूठ बोलकर वहाँ बच नहीं सकते हैं। तो आपकी जो भी योग्यता होगी वो आप साफ साफ बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपकी पढ़ाई में गैप दिखाई दे रहा है तो वो पूछ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई में गैप दिखाई दे रहा है। आपने इंटर 2012 में किया, फिर हो सकता है किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन में 2013 या 14 में एडमिशन लिया हो, 15 में लिया हो, या ग्रेजुएशन 2018 तक पूरा हो गया हो तो 2021 में उसने MA किया हो। तो जो गैप है, दूसरा क्वेश्चन यही कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई में गैप दिखाई दे रहा है। तो आप सभी इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा सर कि इस वजह से मेरी पढ़ाई में गैप हुआ है। जो भी कारण रहा हो गैप का वो बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने विषय परिवर्तन क्यों किया है। जैसे बहुत सारे बच्चे इंटर तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर साहित्यिक विषय जैसे हिंदी और आपके समाजशास्त्र या भूगोल या इतिहास आदि विषय ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जो विषय परिवर्तन करते हैं इंटर के बाद, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने अपने विषय में परिवर्तन क्यों किया है। तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा सर कि मैंने इस वजह से, जैसा भी आप जिस लिए भी आप छोड़े हो आप बता दीजिएगा सर मैंने इस वजह से अपना विषय परिवर्तन किया है। या फिर मेरी रुचि बाद में जाकर इस सब्जेक्ट में हुई और फिर मैंने वो सब्जेक्ट लिया और उस सब्जेक्ट से स्नातक और परास्नातक किया, जो भी आपने किया हो। फिर अगला क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा। आपकी पढ़ाई के दौरान उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों। अब इस प्रश्न का मतलब है कि जैसे आपने हाई स्कूल में 50% प्राप्त किए, इंटर में 80% प्राप्त किए, ग्रेजुएशन में फिर आपने 60% प्राप्त किए, तो वो कहेंगे कि आपने हाई स्कूल में 50% प्राप्त किए, फिर इंटर में 80%, फिर उसके बाद अप और डाउन ये क्यों दिखाई दे रहा है। तो आप बताएंगे सर कि मैंने जब हाई स्कूल की परीक्षा दी तो इसका बहुत अच्छा बचने का उपाय होता है कि सर मुझे डेंगू हो गया था या टाइफाइड हो गया था, या कुछ बता सकते हैं कि हमने मेहनत की थी, हुआ नहीं और इतने नंबर आए। फिर ग्रेजुएशन के विषय में अगर पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा इसके साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अन्य एग्जामों की, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है। जैसा भी आप मैनेज कर पाएँ, इन क्वेश्चन के आंसर अपने आप लिख के और अपनी भाषा में ही बोलना शुरू कीजिए और ये सभी क्वेश्चन को 4-5 बार अपने आप से बोलिए और उसके उत्तर भी बोलिए। तभी इसका फ़ायदा इंटरव्यू में है, वरना कोई फ़ायदा इंटरव्यू में दिखाई नहीं देगा। आगे हम देखते हैं कि इंटरव्यू में कुछ मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके उत्तर देना विद्यार्थी की चतुरता पर निर्भर करता है। विद्यार्थी कितना चतुर है या कितना समझदार है, इस चीज़ को जांचने के लिए वो सब ऐसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन वो क्या करते हैं इसको गौर से ज़रूर इंटरव्यू में जब जाइएगा तो गौर से सुन लीजिएगा। सभी जूनियर असिस्टेंट और आबकारी भाइयों से यही निवेदन है कि आप सब जब इंटरव्यू बोर्ड में पहुँचे तो वो क्या पूछ रहे हैं पहले उस बात को एक बार समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती तो दोबारा कह सकते हैं कि सर जो आपने कहा है वो मुझे समझ में नहीं आया है, क्या उस बात को दोबारा दोहरा सकते हैं। तो वो उस बात को, उनकी इच्छा होगी तो उस बात को दोबारा दोहरा देंगे। ज़्यादातर 90% चांस है कि वो लोग दोहरा ही देते हैं। कोई अगर वैसा मतलब ख़राब व्यक्ति इंटरव्यू में बैठा नहीं है तो फिर वो आराम से तो उस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। आप देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें क्या अंतर है और आप उनका जवाब कैसे देंगे। सब लोग अपना पेन कापी उठाकर इन सभी क्वेश्चन का
क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में लिखिएगा। मैं बस यहाँ इन क्वेश्चनों को समझा दूंगा कि इनका आंसर आपको कैसे बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आप इसका जवाब देंगे, शायद ऐसे क्वेश्चन आप अगर कभी पढ़े ना हो या कभी सोचा ना हो ऐसे क्वेश्चनों के विषय में, तो आप थोड़ा सा रुक जाएंगे या सोच ही नहीं पाएंगे या वहाँ बोल ही नहीं पाएंगे। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। पहली बात उनसे ये कहिएगा, सर मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है। फिर वो अगर ये कहे कि सर नौकरी को तो सभी को आवश्यकता है, तो बोल दीजिएगा जी सर, लेकिन उन सभी में मैं भी शामिल हूँ, मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, मैं समाज के लिए और परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जो शायद इस पद पर होते हुए इस दायित्व को मैं अच्छे से निभा पाऊँगा। तो आप इस प्रश्न का आंसर अपनी भाषा में समझ के लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया है, तो इसको थोड़ा सा समझ के आप सभी लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाए, यदि आप सेलेक्ट हो गए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। उनका क्वेश्चन है, यदि आप सेलेक्ट हो गए तो क्या करेंगे, ना कि वो ये पूछ रहे हैं कि यदि आप ज्वाइनिंग पा गए तो क्या करेंगे। ठीक, सेलेक्ट होने पे जब आपसे क्वेश्चन होगा कि यदि आप सेलेक्ट हो गए तो क्या करेंगे, तो आप ये कभी नहीं बताएंगे कि सर मैं इस पद के दायित्व को निभाऊंगा और टाइम से ड्यूटी जाऊंगा, जो भी कार्य दिया जाएगा उसको करूंगा। आपकी ज्वाइनिंग की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बात आपके सिलेक्शन की हो रही। तो सिलेक्शन हो गया तो फिर जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो आप क्या करेंगे? तो बोल दीजिएगा, सर सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करूँगा। मैं उनको इस बात की खुशखबरी दूंगा कि माताजी पिताजी मेरा सिलेक्शन इस विभाग में हो गया है। फिर मैं अपने गुरुजन को इसकी बधाई दूंगा और दोस्तों को। ठीक है, आप ऐसे ही अपने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए? इंटरव्यू बोर्ड में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन इस विभाग में क्यों किया जाए। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि सर मेरे अंदर कुछ सकारात्मक गुण हैं, इसलिए मुझे सेलेक्ट करें। जैसे मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास बहुत है, मेरी भावना हमेशा सहयोगी प्रवृत्ति की रही है आदि। आप अपनी कुछ सकारात्मक चीज़ें तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, तो आप अपने कुछ सकारात्मक गुणों को बताएं, जैसे ईमानदारी, आत्मविश्वास, धीरता, सहयोगी भावना आदि। फिर वे आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपका चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है कि सर मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। जैसा आप कह रहे हैं, यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं अपनी उन कमियों पर काम करूँगा जिन कमियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बेस्ट आंसर होगा। अगर उन्होंने कहा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आपका चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तो आप पहली लाइन तो यही बोलेंगे कि सर मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ। दूसरा कि मुझे उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं उन कमियों पर काम करूंगा जिन कमियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आगे क्वेश्चन आपसे करेंगे कि यदि आपका चयन कभी भी किसी सरकारी सेवा में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? दोनों क्वेश्चन में अंतर है, देख लीजिएगा। यदि आपका चयन कभी भी, मतलब तैयारी करते रहिए फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो। वो कह रहे हैं कि यदि आपका चयन कभी भी किसी सरकारी सेवा में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ी सावधानी से देना है। आप बोलेंगे सर मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, किंतु यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पसंद करूँगा। यहाँ शिक्षा का क्षेत्र आप इसलिए चुनेंगे क्योंकि इसकी बड़ी महती आवश्यकता है। ठीक, जैसा आज का वर्तमान का शिक्षा का स्तर है, तो आप बताएंगे कि सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, और ये एक बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे एक क्वेश्चन तो अक्सर विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन कि आपको कितने अंक दे दिए जाएं, वो खुद आपसे पूछते हैं। तो मन में आप सभी के तो लड्डू फूटेंगे कि सर 20 में 20 दे दो, लेकिन आपको ऐसे जवाब नहीं देना है। या कोई कहेगा 20 में 15 दे दो, कोई कहेगा 16 दे दो। आपको इसका उत्तर ऐसे देना है कि सर मुझे इतने अंक दे दिए जाएँ जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बड़ी ही सावधानी के साथ यही आंसर आपको देना है, सर मुझे इतने अंक दे दीजिए क्योंकि मुझे सिलेक्शन से लेना देना है। ठीक है, मुझे 20 में 20 भी नहीं चाहिए और मुझे 20 में 10 भी नहीं चाहिए, मुझे बस उतने नंबर चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप बड़ी विनम्रता के साथ सर मुझे इतने अंक दे दीजिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे।
हाँ, अगला क्वेश्चन है, बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि आपका आदर्श कौन है। तो मैंने कुछ आदर्श व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, आप इन व्यक्तियों में से किसी को चूज करके और उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखिएगा। ठीक, जैसे अगर वहाँ क्वेश्चन करते हैं कि आपका आदर्श कौन है, तो आप बताएंगे किसी के आदर्श महात्मा गांधी हो सकते हैं, किसी के स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, किसी के आदर्श APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, किसी के सरोजिनी नायडू और किरण बेदी भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोई महिला इस बात का जवाब देते हुए कि आपका आदर्श कौन है, कभी भी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम को ना चुने तो ज़्यादा ठीक है। ठीक, महिलाओं को चुनने के लिए सरोजिनी नायडू एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और आज के समय में किरण बेदी भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, और पुरुष वर्ग महिलाओं को ना चुने, ये महात्मा गांधी को चुने जो कि बेस्ट ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम। और जिसको भी आप अपना आदर्श बनाएं उसके विषय में, उसके जीवन से संबंधित उसके आदर्श, नियम, उन सब चीज़ों को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, तो आपको उत्तर देना है कि सर ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, मैं परिवार के सभी लोगों को पसंद करता हूँ। जहाँ तक सबसे ज़्यादा पसंद की बात है तो मैं माता पिता और भाई बहन को करता हूँ। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, यदि इस पद पर सेलेक्ट होने के बाद आपका चयन इससे उच्च पद पर जैसे कि UPSI, लोअर PCS या PCS में हो जाता है तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का जवाब बड़ी शालीनता के साथ आप देंगे, बोलेंगे कि जैसा कि सर ये सभी पदों के उत्तरदायित्व तो बड़े होने के साथ साथ इनका कार्यक्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इनके उत्तरदायित्व तो बड़े हैं ही, इनका कार्यक्षेत्र भी बहुत बड़ा है, साथ ही इसमें समाज के लिए कुछ करने का अवसर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इस पद को ग्रहण करूँगा और अपने उत्तरदायित्व को निभाऊँगा। इसके अलावा अगर वो और पूछते हैं तो आप बता दीजिए सर इसके अलावा इसमें वेतनमान भी ज़्यादा है, जिससे मैं अपने पारिवारिक दायित्व को अच्छे से निभा पाऊँगा। ठीक है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने कोई 5 सकारात्मक गुण बताइए, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 3, 4 या 5, तो आप बोल दीजिए सर मुझे लगता है कि मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति हूँ। दूसरा, मेरे अंदर धैर्य है। सर मेरे अंदर कुछ नया सीखने की आदत है। सर मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। यहाँ मैंने 5वां पॉइंट नहीं लिखा है, उसका एक कारण ये है कि आप 2-4 चीज़ें अपने अंदर जो आपको महसूस होती हैं वो खुद लिखिए। हाँ, यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे आपने कहा कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो वो कहेंगे कि मैं कैसे मान लूँ कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं। तो आपको कोई घटना ज़रूर, इससे संबंधित कोई घटना ज़रूर बतानी है। जैसे बहुत आराम से बता सकते हैं कि सर एक बार मैं सब्ज़ी लेने गया, सब्ज़ी लेते हुए सब्ज़ी वाले ने मैंने उसको 50 रुपये दिए, उसको लगा कि उसने मुझे 500, मैंने उसे 500 दिए हैं, उसने 450 वापस कर दिए। तो मैं जब थोड़ी दूर बढ़ के देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने तो उसको 50 रुपये ही दिए थे, लेकिन उसने मुझे वापस कर दिए हैं जितने भी सब्ज़ी काट कर 400 कुछ रुपये। तो आप फिर पुनः उसके पास गए और उसको पूरी बात बताया कि मैंने आपको 50 रुपया दिया था, आपने मुझे इतना रुपया ज़्यादा दे दिया है, आप रख लीजिए। तो ऐसी कोई घटना का जिक्र अगर आपके जीवन में हुआ हो तो सब, जैसे अगर पूछ ले कि जैसे आपने कहा कि सर मेरे अंदर कुछ नया सीखने की आदत है, तो वो पूछेंगे क्या नया सीखा है अभी हाल ही में आपने, तो आप इसका आंसर देंगे कि सर अभी हाल ही में मैंने टेक्नोलॉजी सीखी है, उसमें है गूगल। पहली बार मैं जान पाया कि गूगल बोलने पे भी जवाब देता है। ठीक है, इसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि अपने अंदर कोई 5 कमियां बताइए। तो 5 कमियां आप बता सकते हैं या 5 नकारात्मक पक्ष बता सकते हैं। ऐसे पक्ष बताने हैं जिन्हें आप सुधार सकें। ठीक, ऐसा कोई भी पक्ष कभी मत बताइएगा अपने अंदर जिन्हें आप सुधार नहीं सकते। जैसे पहला, सर मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता। आप बोल सकते हैं कि सर मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता। ठीक, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा या बैड इम्पैक्ट इंटरव्यू बोर्ड पे नहीं जाएगा। दूसरा, सर मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तीसरा, सर मुझे सारे फैक्ट याद नहीं होते हैं। ये पॉइंट देकर आप फैक्ट से बच सकते हैं। चौथा, सर मैं पढ़ाई के दौरान चाय बहुत पीता हूँ आदि। फिर मैंने यहाँ एक पॉइंट छोड़ दिया है, तो कुछ पॉइंट आप ज़रूर जोड़िएगा जो आपके अंदर कमी हो उसको। ठीक है, लेकिन ऐसे कमियों को अगर आप बताएंगे तो आप इंटरव्यू बोर्ड से भी बचेंगे और आपके नंबर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की 5 बड़ी योजनाएं। अक्सर वो लोग पूछ लेते हैं कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी 5 बड़ी योजनाएं हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो आप भारत सरकार की वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आप कुछ गिनी चुनी योजनाओं को बताएंगे और उसके पीछे तर्क भी देंगे। जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम, अब वो पूछेंगे इसको क्यों चुना आपने, तो आप बता दीजिएगा सर ये योजना 2014 में आई, उसके बाद अब तक हमने मेड इन चाइना और मेड इन जापान यही सब सामानों का यूज करते थे, लेकिन इसके बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया और हम लोगों ने खुद सोचा कि हम लोग खुद नई नई चीज़ें उत्पादित करेंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसलिए मुझे बहुत पसंद है। कौशल विकास योजना, जनधन योजना, इन सब योजनाओं के विषय में मैं आगे की वीडियो में
4 लाइन सब योजनाओं के विषय में एक वीडियो बना दूंगा। स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की 5 बड़ी योजनाएं बताइए। तो आप देख लीजिएगा, 2-3 योजनाओं के विषय में मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले कन्या सुमंगला योजना, दूसरा एक जिला एक उत्पाद योजना, बहुत अच्छी योजना है। अगर इसका सही से क्रियान्वयन कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश शायद देश के अग्रणी राज्यों में होगा। आप देख ही लीजिए, प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है, और ऐसे उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं, सहारनपुर का आप देख लीजिए संतरा फेमस है। तो अगर एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहन मिल गया अच्छे से, इलाहाबाद प्रयागराज का अमरूद, तो अगर इसको अच्छे से इसका क्रियान्वयन किया गया तो हम लोग ज़रूर टॉप लेवल पे होंगे देश में। ठीक है, फिर अगला है कामधेनु योजना, और बाकी योजनाएं आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की। मैं यहाँ सभी योजनाओं की चर्चा नहीं कर रहा, ये काम आपका है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर पूछेंगे कि भारत की 5 बड़ी समस्याएं बताइए। सॉरी दोस्तों, मुझसे यहाँ गलती हो गई, मैंने यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन करेंगे आपसे कि भारत की 5 बड़ी समस्याएं बताइए। 5 सबसे बड़ी समस्याएं बताइए। 5 सबसे बड़ी समस्याएं बताइए, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो आप सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा आप बेरोजगारी बताएंगे, तीसरा नक्सलवाद, चौथा भ्रष्टाचार, 5वां पर्यावरण प्रदूषण। फिर अगर उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी समस्याएं पूछें तो आप सभी को बताना है कि सर उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी समस्याएं, तो पहला जो भारत की समस्या है वहीं उत्तर प्रदेश की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, ये 2 पॉइंट आपको शुरुआत में ही रखने हैं। तीसरा, आप औद्योगिक क्षेत्रों की कमी पाते हैं उत्तर प्रदेश में, आधारभूत संरचना की कमी पाते हैं, गरीबी, ठीक है, आदि समस्याएं आप डाल सकते हैं। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक सेकंड दोस्तों, महिलाओं संबंधी 5 बड़ी योजनाएं पूछी जाएं तो आप महिलाओं संबंधी 5 बड़ी योजनाएं याद कर लीजिएगा। जननी सुरक्षा योजना, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, बाकी 1-2 योजनाएं अपने आप ऐड कर लीजिएगा। इन सब पे थोड़ा विस्तृत जानकारी रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतिम पढ़ाई के बाद आप क्या कर रहे हैं। अंतिम पढ़ाई के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सभी फंस जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का जवाब देते हुए आप सभी को बताना है कि अंतिम पढ़ाई के बाद सर मैंने मान लो किसी ने ग्रेजुएशन 2016 में किया है तो उसके बाद बता सकता है कि सर मैंने UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी की, जिसमें मैंने फला एग्जाम दिए, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक बचने का रास्ता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। सबके जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे मैं अपना कहूँ तो मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने लिए एक छोटा सा घर ले सकूँ और एक 40-50 हज़ार की एक सर्विस हो, और घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, मैं कोशिश करूं बस, और एक सामान्य सा जीवन बिता ले जाऊं, बस इतना सा उद्देश्य है। हर आदमी के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है, किसी का उद्देश्य नेता बनना होता है, किसी का उद्देश्य, तो मेरा इतना सा उद्देश्य है। बस ऐसे ही आप अपना उद्देश्य तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।